एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतरकारी। आज हम बात करने वाले जेट स्ट्रीम्स के बारे में कि कैसे जेट स्ट्रीम का जो सर्कुलेशन है वो होता है, कहाँ पे ओरिजिन होता है, एंड देन कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, देन कहीं पे इंटेंसिटी क्लियर कम नहीं है। होती है। इसकी अगर इम्पोर्टेंस की पहले बात कर लेते हैं तो करुणा, इम्पोर्टेंस योर वॉइस इज नॉट क्लियर। जो इंडियन मानसून का ऑनसेट होता है एंड देन विड्रॉल होता है, उसमें इसका मेजर रोल होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे ओजोन जो प्लेटिंग सब्सटेंसेस वहाँ तक कैसे पहुँचती है, तो उसमें भी जेट स्ट्रीम्स का रोल होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड इसको हम एक बार देख लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। आज हम पढ़ने वाले हैं जेट स्ट्रीम्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो जब हम देखते हैं ऑनसेट होता है मॉनसून का एंड देन विड्रॉल होता है जो इंडियन मॉनसून का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेट स्ट्रीम्स, जो कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है तिब्बतन रीजन के ऊपर। देन हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है हमारे अरेबियन सी में। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ तक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है वो पहुँचते कैसे हैं, तो उसमें भी जेट स्ट्रीम्स का रोल आता है, क्योंकि ये ट्रोपोपॉज जो हमारा होता है 8 to 11 किलोमीटर्स के बीच में, वहीं पे जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं। तो पहले देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे होती है, कहाँ पे इंटेंसिटी इनकी डिफर करती है। तो सबसे पहले जेट स्ट्रीम होती क्या है, ये मियांडरिंग एयर करंट है। मियांडरिंग जैसे हमने रिवर में देखा था, बिल्कुल वैसे ही इसका प्रोसेस एक तरीके से आप शेप इमेजिन कर सकते हो कि मियांडरिंग शेप में होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है पोलर जेट स्ट्रीम, ऊपर टॉप व्यू से देखते हैं तो ऐसा दिखता है अलग अलग लैटिट्यूड पे। अगर फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, साइड व्यू से देखते हैं तो ये जो मियांडरिंग इसका पोर्शन है ऐसे दिखता है। इसके बाद बात आती है कि बहुत ज़्यादा फास्ट इनकी स्पीड होती है, 250 किलोमीटर्स पर आवर्स तक। बहुत ज़्यादा विड्थ इनकी ज़्यादा नहीं होती, नैरो होती है, मियांडरिंग शेप में होती हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होती है इनकी स्पीड। क्यों स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा होता है एंड जो प्रेशर की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, इन दो फैक्टर्स की वजह से इन विंड्स की जो इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट हर जगह पे स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, सिर्फ जो पोलर रीजन्स में ये पोलर जेट स्ट्रीम जो हम देखते हैं यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। एंड जो ट्रॉपिकल रीजन्स में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो गया, या फिर लोकल लेवल पे जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है जो कि इंडियन मानसून को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, उनकी अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो कम होती है व्हेन वी कंपेयर इट टू दी पोलर जेट स्ट्रीम। क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ता है। तो इक्वेटोरियल रीजन में कोरियोलिस फोर्स कम होता है एंड जो पोल्स होते हैं उधर मैक्सिमम होता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी जो इंटेंसिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है पोलर रीजन्स के पास। इसके बाद 8 to 11 किलोमीटर्स में मिलती हैं। तो इतना वेरिएशन क्यों हो रहा है इनका, इतना वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी ट्रोपोस्फेयर है उसमें भी वेरिएशन होता है उसकी थिकनेस में। इक्वेटर के पास हम देखते हैं कि थिकनेस ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा हीटिंग होती है, ज़्यादा कन्वेक्शन करंट्स वहाँ पे होते हैं, लो प्रेशर एरिया होता है। बट अगर पोल्स के पास देखते हैं तो उसकी थिकनेस कम होती है। एंड क्योंकि ये ट्रोपोपॉज पे फ्लो करती है जेट स्ट्रीम्स, इसी वजह से इनकी भी जो हाइट है वो डिफर करती रहती है अलग अलग रीजन्स में। इसके बाद ये इसके बाद ये वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ड्रिवन है एंड कोरियोलिस फोर्स जो है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है, इसी वजह से ये भी वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक जेट स्ट्रीम जो प्रेजेंट है अर्थ पे अभी वो भी वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ कुछ लोकल जेट स्ट्रीम ऐसी हैं जो लोकल फैक्टर्स की वजह से, लोकल टेम्परेचर में डिफरेंस या फिर प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ईस्ट टू वेस्ट भी हमें देखने को मिलती है। बट जो मेजर है जैसे पोलर है, सब ट्रॉपिकल है, ये जो है दोनों हमारे हेमिस्फेयर्स में ये वेस्ट टू ईस्ट ही ट्रैवल करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए कि इंटेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है पोल्स पे, देन कम होती है इक्वेटर पे। 8 to 11 किलोमीटर ट्रोपोपॉज पे ये फ्लो करते हैं। इसके बाद आता है कि ये फॉर्म कहाँ पे होते हैं। तो फॉर्म ये 2-3 जगह पे होते हैं। अगर दो मेजर जेट स्ट्रीम की बात करते हैं जो हमें देखने को मिलती ही है, एक तो पोलर जेट स्ट्रीम और एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे सबसे पहले सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखेंगे तो हमने देखा था अलग अलग थर्मल सेल बन जाते हैं हमारे एयर सर्कुलेशन में। तो हैडले सेल बनता है, फेरल सेल बनता है। तो हमने देखा था कि हर सेल में डाइवर्जेंस होती है हमारी एयर की।
अब यहाँ पे डाइवर्जेंस हो तो रही है, यहाँ पे इधर से डाइवर्जेंस होकर नीचे जा रही है एयर, देन फेरल सेल में ऑपोजिट 60 डिग्री नॉर्थ से आ रही है, एंड देन यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ पे नीचे जा रही है। तो इस 30 डिग्री नॉर्थ पे एक यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, एंड हमारी जो एयर है वो डाइवर्ज कर रही है। बट डाइवर्ज करने की वजह से यहाँ पे जो ऊपर स्पेस है ट्रोपोपॉज के पास, यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। अब वॉइड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो एयर मास है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा, ना वो डाइवर्ज हो रहा है, ना वो कहीं और किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो फोर्स हमारा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, इधर जो एयर मास बना था, जो विंड इधर थी, उसमें कोरियोलिस फोर्स की वजह से वेस्ट टू ईस्ट हमें जो मूवमेंट देखने को मिलती है, उसी को ही हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अगर ये फिनोमेना हो रहा है हेडले और हमारे फेरल सेल के ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ पे इक्वेटोरियल रीजन में, तो इसको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोलते हैं। एंड अगर ये हमारा पोलर सेल और फेरल सेल के बीच पे यहाँ पे जो वॉइड बन जाता है, पोलर सेल की एयर डाइवर्ज होके पोल्स की तरफ जा रही है, देन फेरल सेल की 60 डिग्री नॉर्थ पे डाइवर्ज होके इक्वेटर की डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो जाता है, जब इस वॉइड एयर मास के ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है एंड उसके डाइवर्जेंस होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जो मूवमेंट होती है इधर वाले एयर मास की, इसको हम पोलर जेट स्ट्रीम बोलते हैं। एंड यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स हमारा सबसे ज़्यादा होता है पोलर पोल्स के पास, इसीलिए पोलर जो जेट स्ट्रीम होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, एंड देन जो सब ट्रॉपिकल है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो यहाँ के दो रीजन जो है ये मेजर दो जेट स्ट्रीम है जो हम देखते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कि ऊपर के व्यू से जब हम देखते हैं तो ऐसे पूरा जो सर्कमफ्रेंस है हमारे अर्थ का उसको ये कवर करती है ऐसे मियांडरिंग पैटर्न में, ये ऊपर पोलर पे, ये सब ट्रॉपिकल पे। अब ये जो मियांडरिंग कर रही है ये पूरे अर्थ के सर्कमफ्रेंस को जो ये कवर कर रही है, इसीलिए हम इसको सर्कम पोलर बोलते हैं। एक तरीके से पूरा जो सर्कमफ्रेंस अर्थ का कवर कर रही है, उसी रीजन की वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है सर्कम पोलर होती हैं ये। इसके अलावा अगर हॉरिजॉन्टल मियांडरिंग की बात करते हैं तो चेंजेस क्यों आ रहे हैं इसमें, इसमें चेंजेस आते हैं हमारे कोरियोलिस फोर्स की वजह से। जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है, इनकी भी डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा कोरियोलिस फोर्स अर्थ से पोल्स की तरफ इंक्रीज करता है। इसके बाद अगर ये तो हमने देख लिया कि टॉप व्यू से ऐसे मियांडर करती हैं, अब जैसा हमने रिवर्स में देखा था कि मियांडरिंग तो करती है बट हमारा ऑक्सबो लेक भी फॉर्म हो रहा था, मतलब दो मियांडरिंग एयर मासेस हैं, ये वाला एयर मास जब इतना पास आ जाएगा कि ये एक अलग ऑक्सबो लेक फॉर्म कर ले रहा था हमारे रिवर्स में, वैसे ही यहाँ पे दो एयर मास जो मियांडरिंग होके, एक तो ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे वाला पोर्शन है, तो जब दो नीचे वाले पोर्शन इतने पास आ जाएंगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा बीच में, तो एक एयर मास पीछे अलग से फॉर्म हो जाएगा। तो पहले तो ये जो मियांडरिंग हो रही है या फिर वर्लिंग मूवमेंट हो रही है हमारे एयर की, इसको रॉसबी वेव्स बोलते हैं। अब इन्हीं मियांडरिंग होती हुए एयर मासेस में जो एयर मास से डिटैच हो जाता है बहुत ज़्यादा क्लोजनेस की वजह से, वही एयर मासेस मिलके साइक्लोन बनाते हैं और एंटी साइक्लोन बनाते हैं हमारे पूरे इक्वेटोरियल रीजन में। तो ये जैसे ऑक्सबो लेक अलग हो जाता था सेडिमेंटेशन की वजह से, क्योंकि दो हमारी मैंडरिंग रिवर का पार्ट बहुत पास आ जाता था, वैसे ही सिमिलर प्रोसेस से यहाँ पे एक एयर मास है जो कि डिटैच हो जाता है धीरे धीरे हमारे मियांडरिंग जो वेव जा रही है, वो उन्हीं डिटैच मासेस की वजह से हमारा साइक्लोन बनता है, देन एंटी साइक्लोन बनता है। अगर साइड व्यू से बात करते हैं, ये हमारा सरफेस है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके ये जो हमारी जेट स्ट्रीम जा रही है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उस पर बेसिकली इम्पैक्ट आ रहा होता है हमारी ग्रेविटी का, एंड ऊपर वाला जो पार्ट हो रहा होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है बायोंसी का। इसके अलावा ये जो मियांडरिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। अब ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है यही तिब्बतन प्लेट्यू जो है, अफ्रीकन प्लेट्यू जो है, उसके ऊपर से जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंडिया का पार्ट है, यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू है, यहाँ से ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो हमने यहाँ देखा ये पास कर रही है, ये वाली। अब ये पास कर रही है तो तिब्बतन प्लेट्यू हमें पता है कि समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ड्राई होता है, एरिड होता है, उसकी वजह से यहाँ की जो एयर है वो हीट अप हो जाती है, जल्दी एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है हमारे तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर। अब यहाँ से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जा रही है ऑलरेडी, तो ये जो एयर मास यहाँ पे राइज अप हो रहा था कन्वेक्शन करंट की वजह से,
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से ये डेविएट हो जाता है एंड नीचे बे ऑफ बंगाल वाले एरिया की तरफ डाइवर्ज होने लगता है, जिसकी वजह से ये डाइवर्ज होके हमारा इंडियन ओशन में ये अरेबियन सी वाला जो एरिया है यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स होते हैं एंड देन रेनफॉल एंड लोकली हमारे जो ऑनसेट होता है मानसून का उसको ये स्ट्रेंथन करता है और भी ज़्यादा। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं लोकल जेट स्ट्रीम है, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर और हमने मेजर देखा था उसके सारे फिनोमेना और इसके सारे फिनोमेना मैच नहीं करते डायरेक्शन के बेसिस में। तो इंडिया का जो प्लेट्यू है एंड जो ये तिब्बतन प्लेट्यू है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया रहता है एंड इन्हीं वेव्स की वजह से जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से डेविएट हुई थी, इन्हीं की वजह से समर के टाइम पे हम देखते हैं कि अरेबियन सी में हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा किस एक और लोकल स्ट्रीम की बात करते हैं जो कि मानसून में इम्पैक्ट डालती है, वो है सोमालियन जेट स्ट्रीम, जो कि मडगास्कर वाला जो रीजन है, सोमालिया वाला जो रीजन है, वहाँ से जनरेट होती है। लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ से डेविएट होके इंडियन प्लाट्यू की तरफ आती है एंड ये भी जो मानसून है ये हमारा जो घाट्स वाला एरिया है, सेंट्रल वाला एरिया, यहाँ पे स्ट्रेंथन करती है मानसून को। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लोकल जेट स्ट्रीम है जो कि मानसून को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमने देख लिया, इंडिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर एंड बाकी साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर मिलती है, समर के टाइम पे मिलती है। बेसिकली कूलर एयर लेके आती है, हीटिंग और कूलिंग डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है पूरा एंड जो डेविएशन हो रही है साउथ वेस्ट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से, उसी की वजह से ये इसका अकरेंस बार बार होता रहता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इंडिया के ऊपर, तो हमने देखा कि जो ट्रोपोपॉज है वहाँ पे हमें मिलती है हमारी जेट स्ट्रीम, बट उसके अलावा भी जो जेट स्ट्रीम का जो लोकेशन है वो डिफ़र करती रहती है। तो वो चेंज क्यों होती है? अब जैसा समर्स में हम देखते हैं कि समर्स में जो हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे हिमालयाज़ के ऊपर वाली जो एज है वहाँ पे ये फ्लो कर रही होती है तिब्बतन प्लेट्यू पे, बट अगर विंटर्स की बात करते हैं तो इधर वाले एरिया में ये फ्लो करती है। कुछ कुछ यहाँ भी देखने को मिलता है इसका इम्पैक्ट, बट रफली हम देख सकते हैं कि जो हमारे फुट हिल्स है हिमालयाज का, वहाँ पे साउदर्न टिप पे हमें देखने को मिलती है विंटर्स में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने देखा था ITCZ की जो जोन होती है समर्स में वो भी इंडिया के ऊपर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि समर्स के टाइम पे जैसे जैसे लो प्रेशर एरिया अलग अलग अपनी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तिब्बत के ऊपर और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है समर्स में, तो ITCZ जोन जो है वो इक्वेटर से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो जैसे जैसे हमारी ITCZ शिफ्ट हो रही है वैसे वैसे ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये भी ITCZ के साथ शिफ्ट हो जाती हैं। अब जैसे हमारा ITCZ नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ इंडियन यहाँ पे प्लेट्यू के ऊपर, तो ये जो साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है हमारी ये भी शिफ्ट हो गई नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में समर में। बट विंटर्स में अगर बात करते हैं टेम्परेचर में डिफरेंस आने की वजह से ये इधर हमें देखने को मिलती है। अगर हमने न्यूज़ में रिसेंटली जो देखा था कि गुलमर्ग में स्नोफॉल नहीं हो रही थी या स्नोफॉल बहुत लेट हुई हमारी, तो उसमें भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का ही रोल आता है, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये हमारी विंटर्स के टाइम पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनका जो मॉइस्चर होता है उसको लेके आते हैं हिमालयन रेंजेस में, तिब्बतन प्लेट्यू में, पूरे के पूरे वेस्ट और मिडिल एशिया के ऊपर इनका रोल हमें देखने को मिलता है। इनको हम बोलते हैं विंटर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमने देखा था गुलमर्ग में जो डिलेड स्नोफॉल हुई थी वहाँ पे। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कह सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से कह सकते हैं, जो टेम्परेचर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था उसी की वजह से जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो हमारे इंडियन यहाँ पे जो रीजन है इसके ऊपर से ट्रैवल नहीं कर रही थी, डेविएट होकर ट्रैवल कर रही थी, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हो रही थी उसका मॉइस्चर ये इंडिया के गुलमर्ग वाले पार्ट पे नहीं लेके आ पा रही थी, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट था यहाँ पे। इसके अलावा बात करते हैं अगर मानसून की, तो मानसून का जो ऑनसेट होता है एंड जो विड्रॉल होता है उसमें डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देख सकते हैं इन डिटेल कि जो हमारा इंडियन मानसून का सिस्टम है वो कैसे जेट स्ट्रीम से इम्पैक्ट होता है एंड देन कैसे वो पेरूवियन कोस्ट जो है वहाँ से इमर्ज होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनसरकारी एंड कीप वॉचिंग।